हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हमेशा की तरह हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझेंगे, इनके मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, इनके हिस्ट्री के बारे में समझेंगे और ये पैसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन से डिवीजन है इनके बिजनेस के, कौन कौन सी कंट्रीज से या कौन कौन सी ज्योग्राफी से पैसे बनाते हैं उसके बारे में समझेंगे। इनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है उसके बारे में देखेंगे, रिसेंट अपडेट्स क्या रहे हैं और कुछ कंसर्न्स है इस कंपनी के जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, जो मैं बताऊंगा और एंड में देखेंगे ये कंपनी कैसे ट्रेड हो रही है। तो चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। और एनालिसिस शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें नेगेटिव फीडबैक्स भी दे सकते हैं कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या क्या गलत लग रहा है या क्या सही लग रहा है, उसके बारे में बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी के हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। तो ये कंपनी की शुरुआत 1984 में हुई थी। केबी सूरी जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में ये कंपनी पूरी तरह से एपीआई की कंपनी हुआ करती थी। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसा कि मैंने आपको हमारे पहले की वीडियोस में भी बताया था, एपीआई अगर आप कोई भी ड्रग यूज करते हैं, कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं तो उसमें एपीआई ही है जिससे मेन असर आता है। तो एपीआई के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है फॉर्मुलेशन। एपीआई के साथ और भी केमिकल्स मिला के फॉर्मुलेशंस बनते हैं और एपीआई के पहले आता है की स्टार्टिंग मटेरियल। तो जिसमें अगर आप मेडिसिन की जर्नी देखेंगे तो उसमें एपीआई ही सबसे की मटेरियल है जिससे अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन का मेन इंपैक्ट आता है। तो शुरुआती दौर में ये कंपनी बस एपीआई बनाया करती थी, फॉर्मुलेशंस नहीं। फिर इन्होंने अगर आप देखेंगे तो 1992 में अपनी कंपनी को लिस्टेड कराया मार्केट में बीएसई एनएसई में। और अगर आप देखेंगे 1993 में ये कंपनी ने लोराटिडीन, जो कि एक एंटी एलर्जी एपीआई है और भी एपीआई पे काम कर रहे थे, शुरू किया था। पर धीरे धीरे जब ये लोराटिडीन जिसका पेटेंट एक्सपायर हुआ तो इन्हें ये एपीआई कमर्शियली मार्केट करने का लाइसेंस मिल गया काफी टाइम से। और आज के टाइम पे भी अगर आज देखेंगे तो लोराटिडीन में इस कंपनी का काफी बड़ा डोमिनेंस है। यूएसए में देखेंगे तो 90% मार्केट इनका है और भी कंट्रीज में काफी अच्छा मार्केट शेयर इन्होंने लेके रखा है। तो ये 1993 का अपडेट हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2001 में इन्होंने एक नए ब्रांड की शुरुआत की, डॉक्टर मोरपेन। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने उस टाइम पे एक्विजिशन भी किया था बर्नॉल एंड लेमोलेट का। तो बर्नॉल जैसा कि आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा भी था, ये इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं था, इन्होंने एक्वायर किया था। और बर्नॉल काफी फेमस ब्रांड भी है और लेमोलेट बेसिकली खांसी के लिए यूज होता है जिसको इन्होंने एक्वायर किया। तो धीरे धीरे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये ओटीसी बिजनेस, ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस में भी इन्होंने एंट्री कर ली। एपीआई के बाद इन्होंने फॉर्मुलेशन भी बनाना चालू किया था। 2000 के आसपास ही अगर आप देखेंगे केबी सूरी की मृत्यु हो गई और इनके भाई सुशील सूरी ने इस कंपनी की बागडोर संभाल ली। और अगर आप देखेंगे तो 2000 के आसपास इस कंपनी के साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए। इनका जो लोराटिडीन मेन एपीआई था जिससे बहुत ज्यादा इनका रेवेन्यू आता था, उसके मार्जिन इंपैक्ट हो गए और ये कंपनी लॉस बनाने लगी। और ये लॉस के बाद इस कंपनी पे बहुत ही बुरा असर हुआ जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये कंपनी अपने डेट नहीं पे कर पाई और ये लॉस काफी लंबे समय तक चला और ये अपनी एफडी होल्डर्स को भी रिपे नहीं कर पाई थी। तो ये इस कंपनी के इश्यूज थे जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2010 के आसपास इन्होंने कार्डियक एंड डायबिटिक सेगमेंट में भी एक्सपांशन किया एपीआई और फॉर्मुलेशन बिजनेस में। तो एपीआई से इन्होंने शुरुआत जरूर की थी, धीरे धीरे इन्होंने ब्रांडेड एंड जेनरिक फॉर्मुलेशन भी बनाया। और ये ब्रांडेड और जेनरिक फॉर्मुलेशन अगर आप देखेंगे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये, और मोस्टली इनका बिजनेस ये इंडिया में ही है और एशियन कंट्रीज में ही है। और इसके अलावा 2015 में इन्होंने अपने ओटीसी बिजनेस में गब करके एक ब्रांड की शुरुआत की जिसमें ये पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन के प्रोडक्ट सेल करना चालू किया इन्होंने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इनका जो मेडिकल डिवाइसेस था उसमें भी इन्होंने एंट्री की थी और इसमें इनका काफी फेमस प्रोडक्ट भी रहा है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर और बीपी मॉनिटरिंग का। उसकी इन्होंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी 2018 के आसपास शुरुआत की थी। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे शुरुआती दौर में ये मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते थे और वो बस प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते थे और सेल करते थे। आज के टाइम पे ये मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दिया और ये इनका सेगमेंट काफी अच्छा चल रहा है जिसमें ये अपने ब्रांडेड मेडिकल डिवाइसेस ऑफर करते हैं जिसके तहत ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, बीपी मॉनिटरिंग है, जो कि आप घर बैठे यूज कर सकते हैं। ये भी इनका एक बिजनेस सेगमेंट में। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इन्होंने एपीआई से शुरुआत की, फिर इन्होंने फॉर्मुलेशन में एक्सपांशन किया और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मेडिकल डिवाइसेस में भी एंट्री कर ली। तो चलिए आज देखते हैं कि आज के टाइम पे इस कंपनी के मेनली क्या बिजनेस। तो जैसा हमने देखा एपीआई से उन्होंने शुरुआत की थी, एपीआई एक इनका बिजनेस सेगमेंट है। दूसरा है फिनिश डोसेजेस, जैसा कि मैंने बताया एपीआई के बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेट होता है कि आप फॉर्मुलेशन बनाए और डोसेजेस बना के सेल करें। तो यहाँ ब्रांडेड जनरिक इसकी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। तो तीसरा इनका सेगमेंट है डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, जिसमें हमने देखा ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर व बीपी मॉनिटर के डिवाइसेस ये सेल करते हैं। तो चलिए मैं इन तीनों सेगमेंट के बारे में आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो एपीआई में जैसा हमने देखा था इन्होंने कि 1993 के आसपास लोराटिडीन पे काम करना चालू किया था। ये एंटी एलर्जी मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है
है एपीआई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मॉन्टेलुकास्ट, ये एंटी अस्थमा में यूज होता है। और अगर आप देखेंगे लोराटिडीन, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसमें इनका डोमिनेंस बहुत अच्छा है और काफी सालों से ये इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। आज भी 90% मार्केट शेयर यूएसए में इनका है। मॉन्टेलुकास्ट में भी इनकी पोजीशन काफी अच्छी है। इसके अलावा इन्होंने अटोरोवास्टिन एंड रोजुवास्टिन, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में जो मेडिसिन बनाने में एपीआई यूज होती है, उसकी भी लॉन्च की। इससे भी इनको अभी अच्छे रेवेन्यू आ रहे हैं। इसके अलावा इस कंपनी के काफी न्यू मॉलिक्यूल्स भी लॉन्च हुए हैं रिसेंट में और आगे भी लॉन्च कर रही है। यहाँ से भी इनके रेवेन्यू डिसेंट आ रहे हैं। तो अगर इस बिजनेस के बारे में, एपीआई जो इनका बिजनेस है, आप देखिए जिससे इन्होंने बिजनेस शुरुआत की थी, इसका पिछले 5 सालों में सीएजीआर अगर देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 13.5% का रहा है, जो कि एक डिसेंट ग्रोथ दिया है। और एपीआई में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं। एपीआई का मैं आपको ब्रेकअप बताना चाह रहा हूँ। तो लोराटिडीन, जो कि हमने देखा था काफी टाइम से ये सेल कर रहे हैं, उससे इनको 34.7%, ऑलमोस्ट 35% रेवेन्यू, जो एपीआई बिजनेस का जो रेवेन्यू है, उसमें लोराटिडीन से 35% आ रहा है। उसके अलावा मॉन्टेलुकास्ट से इनको आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं 29% रेवेन्यू आ रहा है। अटोरोवास्टिन एंड रोजुवास्टिन में अगर आप देखेंगे 7.4% रेवेन्यू आ रहा है और न्यू मॉलिक्यूल से 7.2% रेवेन्यू आ रहा है। तो ये जो रेवेन्यू ब्रेकअप आप देख रहे हैं, ये एपीआई बिजनेस का रेवेन्यू ब्रेकअप है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एपीआई से ही इस कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। और एपीआई में अगर आप देखेंगे तो इनके ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इससे ही रेवेन्यू मेजर आ रहा है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे लोराटिडीन एंड मॉन्टेलुकास्ट, जिसमें इनकी डोमिनेंस है, वहां से ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 65% रेवेन्यू इनका यहीं से आ रहा है, 60-65%। तो ये हो गया एपीआई बिजनेस के बारे में। चलिए आगे देखते हैं फिनिश डोसेज बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा ये ब्रांडेड और जेनरिक्स बना के सेल करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे इनके मेडिसिन यूज होते हैं। और ये मोस्टली ये आप देखेंगे इंडिया और एशियन कंट्रीज में ही सेल करते हैं। तो यहाँ अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो गैस्ट्रो, बेसिकली पेट से रिलेटेड इश्यूज के लिए इनकी मेडिसिन अवेलेबल है। एंटीबायोटिक्स हैं इनके अलावा। इसके अलावा ये विटामिन सेल करते हैं, न्यूट्रिशनल मेडिसिन भी बनाते हैं। और एंटी डायबिटिक में भी, जैसा हमने देखा था कि इन्होंने एंट्री की थी, और कार्डियक में भी इन्होंने एंट्री की हुई है। तो ये इनका पोर्टफोलियो है। इसके डिटेल मेडिसिन के बारे में हम नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने देखा था कि डायग्नोस्टिक डिवाइसेस भी इनका एक बिजनेस है, जिसमें हमने देखा था ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए इनका डिवाइस भी है। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर में, ये एशियन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे टॉप 3 में आते हैं। और इंडिया में भी इनका काफी अच्छा पकड़ है और इनके प्रोडक्ट काफी अच्छे सेल होते हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाके देखेंगे इनके प्रोडक्ट के रिव्यू भी अच्छे हैं और इनके प्रोडक्ट के ट्यूटोरियल भी काफी ज्यादा वॉच किए गए। तो ये भी बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन कर रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर के अलावा इनके ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। शुरुआती दौर में ये कंपनी बस ब्रांडिंग करके सेल किया करती थी। आज के टाइम पे ये कंपनी ये मेडिकल डिवाइसेस इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके अलावा नेबुलाइजर है, थर्मोमीटर की सेल अगर आप देखेंगे कोरोना के चलते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है इनके रिसेंट क्वार्टर में। तो ये इनका अगर आप देखेंगे ये पोर्टफोलियो है, ये जो इनका बिजनेस वर्टिकल है, इसका पिछले 5 साल का ग्रोथ देखेंगे तो 28%, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रहा है। और इसकी वजह से कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। आगे भी मैं इस बिजनेस को लेकर बहुत ही पॉजिटिव इस कंपनी के। तो यहाँ अगर आप इनका ब्रेकअप देखें तो 70% जो मेडिकल डिवाइसेस का डोमेन है इनका, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, तो यहाँ पे 70% इनका जो रेवेन्यू है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग से आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें ऑलमोस्ट 20% रेवेन्यू ब्लड प्रेशर मॉनिटर से आ रहा है। और नेबुलाइजर एंड थर्मोमीटर रिसेंट लॉन्चेस है, पर ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर इनके जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, इसमें स्ट्रिप्स भी होती है जो ये सेल करते हैं। तो यहाँ इनका रेवेन्यू अगर आप देखें तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और बाकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। और कोरोना के चलते तो आप देख ही रहे हैं थर्मोमीटर का ग्रोथ बहुत अच्छा है। और ये इन जनरल अगर आप इनके सेगमेंट देखें तो ये बहुत पॉजिटिव है यहाँ, क्योंकि एक तो आप ओटीसी फॉर्म में या सेल करते हैं तो आपका ब्रांड की भी पहचान होती है लोगों को। इसके अलावा आज के टाइम में अगर देखें तो ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 3 है और 3 की तीनों हिमाचल प्रदेश में है। बड्डी में है जिनका, जहाँ पे इनकी एपीआईज बनाई जाती है, आर&डी फैसिलिटी भी इनकी। इसके अलावा डायग्नोस्टिक डिवाइसेस भी बनाते हैं, फॉर्मुलेशन और ओटीसी मैंने नहीं बताया क्योंकि इनका एक अलग से ये वर्टिकल है, बट यहाँ से प्रॉफिट इनको नहीं आता। ओटीसी बिजनेस में ही इनका जो बर्नॉल है, लेमुलेंट हमने देखा था, उसके ये ओटीसी की तरह सेल करते हैं। इसके अलावा मसल खाना में इनका एपीआईज मैन्युफैक्चर होती है और इनका आर&डी सेंटर है। और परवाणु में यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्मुलेशन का सेंटर है। ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हो गया। आज के टाइम पे अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो एपीआई से इस कंपनी का 60% रेवेन्यू आ रहा है। तो इन्होंने शुरुआत एपीआई से किया था और आज भी रेवेन्यू इनका मेजर 60% अगर आप देखेंगे एपीआई से आ रहा है। और एपीआई में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फिनिश फॉर्मुलेशन, जो कि ये डोमेस्टिक में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका, 22% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। 20% रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो होम डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ से आ रहा है इनका। लोकेशन वाइज ब्रेकअप अगर आप देखेंगे इनका, तो इंडिया से अगर इनका रेवेन्यू आप देखेंगे 60.7% आ रहा है। तो आज भी ये कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू है इंडिया से ही आ रहा है। इसके अलावा यूएसए से 5.7 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 33.6। तो इनका रेवेन्यू एपीआई का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो उसमें ही एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है और उसमें यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज,
कोरिया और जापान वगैरह से आता है। चलिए इस कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसा हमने देखा था कि 2000 के आसपास ऐसा हुआ कि इनके जो मेन लोराटिडिन जो इनका मेन एपीआई था उसके मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए, कंपनी लॉस बनाते रहे। तो ये लॉसेस का अगर आप देखें तो ये लॉस इनका 2014 तक चलता रहा। हालांकि अगर आप देख रहे पा रहे रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं 2012 से 2020 तक काफ़ी अच्छा रहा है, पर अगर आप देखें तो ये 2014 तक ये कंपनी लॉस बनाती रही और इस लॉस से इस कंपनी को बहुत बुरे इम्पैक्ट हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये बैंक को लोन नहीं पे कर पाए, इनके एफडी होल्डर्स को रिपे नहीं कर पाए, तो वो इश्यूज इस कंपनी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं और उस पर इस कंपनी ने आज तक अभी तक पूरी तरह से काम किया हुआ नहीं है। तो अगर आप प्योरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है हमें कि ये कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो गई है और ये प्रॉफिट सस्टेन भी कर रही है, ग्रो भी कर रही है। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो जरूर यहाँ कंपनी ने टर्न अराउंड किया हुआ है। चलिए रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट में आप देखें रेवेन्यू 57% अप है ईयर ऑन ईयर। फिर देखेंगे एक क्वार्टर में 27.52 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे 566 ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हुई है, 4 करोड़ से 27 करोड़। और पिछले पूरे साल का आपने देखा था 33 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और यहाँ 27 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने मिल रहा है। रेवेन्यू में भी हमें अच्छी ग्रोथ दिखने मिल रही है, एबिटा में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने मिल रही है, ईपीएस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने मिल रही है। ये नंबर्स की वजह से ही मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट आया था और इस कंपनी का मैंने डिटेल एनालिसिस किया। तो नंबर्स के अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे तो आप रिसेंटली कंपनी ने बहुत ही अच्छे किए हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और जैसे हमने देखा डायग्नोस्टिक डिवाइसेस का डोमेन बिजनेस भी इनका बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। चलिए इनके रिसेंट लॉन्चेस देखते हैं। तो जैसे कोरोना की वजह से इनका फॉर्मुलेशन का बिजनेस काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। उसके अलावा भी इनका जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड बिजनेस था वो भी इम्पैक्ट हुआ था। तो इन्होंने कोरोना का फ़ायदा उठाते हुए हैंड सैनिटाइजर, तो कोविड रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हैंड सैनिटाइजर, हैंड रब, हैंड वॉश वगैरह लॉन्च किया, मास्क लॉन्च किया, ग्लव्स लॉन्च किया। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जैसा हमने देखा था गब इनका हाइजीन का ब्रांड था, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे लॉन्चेस इन्होंने किए, माउथ वॉश, हेल्थ सप्लीमेंट, कंट्रासेप्शन पिल्स, तो कैल्शियम टैबलेट्स वगैरह और इंटीमेट हाइजीन वॉश। तो ये आप देख पा रहे हैं तो ये कंपनी ने रिसेंट लॉन्चेस काफ़ी अच्छे किए हैं कोविड के चलते। तो हाइजीन में और कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट इन्होंने काफ़ी अच्छे लॉन्चेस किए। तो अब अभी तक जैसा हमने देखा है क्वांटिटेटिवली कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, रिसेंट लॉन्चेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है इस कंपनी के लिए। पर मैं आपको इसके कुछ कंसर्न हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। पिछले साल सेबी ने इन्हें 1 साल के लिए कैपिटल मार्केट से बैन किया था और इसकी वजह रही थी कि जो जीडीआर, बेसिकली कोई भी कंपनी जब अपनी एक्सटर्नल लिस्टिंग करती है बाहर जीडीआर के थ्रू, तो इन्होंने इनकरेक्ट डिस्क्लोजर किया था। इन्होंने कहा था कि इनका जो जीडीआर है फुली सब्सक्राइब हुआ था, पर इनका जीडीआर जो है 2 एंटिटीज ने ही सब्सक्राइब किया था और उन्होंने जीडीआर सब्सक्राइब करने के लिए जो लोन उठाए थे वो भी इस कंपनी के शेयर से ही बैक थे। तो इन्होंने जो डिस्क्लोजर दिया था सेबी को वो गलत था। तो यहाँ मुझे ये इवेंट से समझ में आता है कि हम इस कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखिए तो ये कंपनी ने डिस्क्लोजर गलत दिए तो हमें जो बातें बाहर देखने मिल रही थी वो सही नहीं थी। तो ये इनकरेक्ट डिस्क्लोजर एक कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बुरी बात है और कंपनी के मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो चेंज हुए नहीं है। आज भी इनके जो देखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन सुशील सूरी जी हैं। तो मैनेजमेंट आज भी इनकी वही है और इसी मैनेजमेंट के दौरान ये इशू हुआ है। इसके अलावा कंपनी आप देख रहे हैं क्वांटिटेटिवली कि काफ़ी अच्छा कर रही है, फिर भी ये कंपनी टैक्सेस वगैरह टाइम पे नहीं कर पा रही है। ऑडिटर की रिपोर्ट में अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो ये साफ साफ मेंशन है। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप जब प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप पे क्यों नहीं कर रहे हैं टाइम पे टैक्सेस वगैरह। इसके अलावा तीसरा कंसर्न मेरा है कि इनके जो प्रमोटर हैं सुशील सूरी, उनकी सैलरी 2 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई पिछले साल। सैलरी इंक्रीज से मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है और तो आप सैलरी इंक्रीज करिए, पर यहाँ इतने इश्यूज है जहाँ आप टैक्सेस नहीं पे कर पा रहे हैं और भी मैं कंसर्न्स बताऊंगा वहाँ पे इतनी सैलरी क्यों बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अगर आप प्रमोटर हैं तो आप उस कंपनी से डिविडेंड के थ्रू भी पैसे ले सकते हैं, पर आप अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं तो ये शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट जाता है। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने बताया कि जब लॉस मेकिंग थी कंपनी तो इनकी सैलरी बढ़ाई नहीं गई थी और ये सैलरीज कम ले रहे थे, तो इसकी वजह से बढ़ाया है। तो यहाँ फिर भी अगर हम इनको यहाँ डाउट ना करें तो आगे चल के कुछ कंसर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ मुझे प्रॉब्लम है। एक तो इनका जैसे हमने बताया था कि बैंक को ये लोन नहीं दे पाए थे, जिसके तहत क्या हुआ था कि इन्हें कोर्ट ने बोला था कि आप बैंक्स को
प्रेफरेंस शेयर दीजिए। तो प्रेफरेंस शेयर दिया था इन्होंने और प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का टाइम ऑलरेडी बीत चुका है और इन्होंने रिडेम्पशन किया नहीं है। इनका मानना था कि कंपनी के पास इतनी प्रॉफिट थी नहीं कि जिससे हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सके। तो एक अगर आप देखेंगे आज के टाइम पिछले लास्ट ईयर के एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि 119 करोड़ के है प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल अमाउंट और उसका डिविडेंड इतने सालों का 9.3 करोड़ का है। तो इतने का प्रोविजन इस कंपनी ने किया है और इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि 60% जो बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम ना करें, वो उसको इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके पैसे नहीं लेना चाहते। पर ये अभी टोटल क्लैरिटी आई नहीं है और ये मार्च का अपडेट है उन्होंने बताया कि और उसके बाद उन्होंने बात की नहीं है। पर ये कंसर्न है कि आप प्रमोटर की सैलरी बढ़ा रहे हैं पर आप टैक्सेस नहीं पे कर पा रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर जो कि रिडीम हो जाने चाहिए थे काफी समय पहले, आप अभी तक वो किए नहीं है। तो ये सब मुझे थोड़े कंसर्न लग रहे हैं। इसके अलावा जब इन्होंने एफडी पे डिफॉल्ट किया था तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें बोला था कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट डायरेक्टर भी रखिए, पर उन्होंने नहीं रखा। और अगर आप देखेंगे इसकी केस आज भी चल रही है और ये केस ये लड़ रहे हैं पर इन्होंने डायरेक्टर्स नहीं रखे। और ये गवर्नमेंट ने डायरेक्टर रखने बोला ही क्यों था, क्योंकि इन्हें लगा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ कंसर्न है, कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है और जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी में काफी इश्यूज हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इन्होंने एफडी पे डिफॉल्ट किया था उन एफडी होल्डर्स को इन्होंने शेयर्स अलॉट किए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे ही। पर वो बाद में जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई तो कोर्ट का मानना था कि आप वो सारे शेयर्स जो अलॉट किए हैं वो शेयर्स उनसे मांगिए और वो शेयर्स को कैंसिल करिए और इन सारे एफडी होल्डर्स को उनके एफडी के जो पैसे थे वो दीजिए ब्याज के साथ। तो ये इस प्रोसेस में है। यहाँ कंपनी जरूर काम कर रही है। इन्होंने पब्लिश किया था सारे एफडी होल्डर्स को कि आप अपने शेयर्स रिटर्न कर दीजिए, हम उसे कैंसिल कर देंगे, आपको पैसे दे देंगे और इसके लिए इन्होंने प्रोविजन भी कर दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये अच्छे से इस पे काम कर रहे हैं। इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया था न्यूज़पेपर वगैरह में कि सारे एफडी होल्डर्स को कि आप हमें शेयर्स रिटर्न कर दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे और वो कैंसिल कर देंगे। और ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो ये कंपनी का मानना है कि ये अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट से इसे हैंडल कर पाएंगे। आखिरी बात ये है, ये मुझे इश्यू इसलिए लग रहा है कि इन्होंने रिसेंट एजीएम में ये अनाउंस किया कि अपने प्रमोटर ग्रुप को ये वारंट इश्यू कर रहे हैं, 421 करोड़ का वारंट, जिसके लिए प्रमोटर्स को 18 महीने का टाइम दिया गया और ये वारंट में इन्होंने एक शेयर की प्राइस 25 रुपए रखी। हालांकि ये बात अच्छी है कि यहाँ एक शेयर की प्राइस 25 रुपए रखी गई थी, तो और आप उस टाइम पे मार्केट रेट देखेंगे तो इसके आसपास ही था। तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है कि 25 रुपए में आप वारंट इशू कर रहे हैं। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये प्रमोटर ग्रुप जो जिनकी कंपनी लॉस मेकिंग थी और इनकी कंपनी भी इतनी बड़ी नहीं है, इनके पास 421 करोड़ आएंगे कहाँ से? और ये कंसर्न ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल में रेज भी किया गया। तो इनका मानना है कि इनके पास 18 महीने का टाइम है तो वो मैनेज कर लेंगे, पर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो भी एक बड़ा कंसर्न है मेरे लिए। तो हालांकि अच्छी बात है कि 25 रुपए पे ही वारंट इशू कर रहे हैं, पर ये पैसे कहाँ से आएंगे एक बड़ा कंसर्न है। चलिए आज देखते हैं कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2000 के आसपास ये कंपनी 160 पे ट्रेड हुआ करती थी और आप देख पा रहे हैं कितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का। आज के टाइम पे अगर आप देखें ये कंपनी 27 पे ट्रेड हो रही है और रिसेंट में देखिए आप ये 40 का पीक जाके वापस इस कंपनी ने नीचे की तरफ आई है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से हिस्टोरिकली इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं किया है। आगे कर पाएगी या नहीं वो हमें नहीं पता, पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं एडवाइस करूंगा कि ये सारे जो मैंने कंसर्न्स हाईलाइट किए वो सारे रिजॉल्व हो जाए उसके बाद ही आप एंट्री ले इसमें। और इसमें आप देखेंगे तो प्रमोटर फैमिली के लोग ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है और लीड कर रहे हैं और प्रमोटर पे कितना भरोसा किया जा सकता है हमें नहीं पता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि उनके पिछले कंसर्न्स रहे हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अगर प्रमोटर पे भरोसा नहीं कर सकते तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप इनके नंबर्स के बारे में देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का आप देखें तो 1261 करोड़ का है, पी अगर देखें तो 19 का है, प्राइस टू बुक 4 का देखें तो अच्छा है। तो अगर आप प्योरली नंबर की तरफ देखें तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इसके डिवाइसेस का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से बूम हो रहा है और आगे भी और अच्छा करने के चांसेस है। और मुझे यहाँ कंपनी में कुछ कंसर्न लग रहे हैं जिसकी वजह से मैं इस कंपनी से दूर रहूँगा और आपको भी बोलूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ये सारे इश्यूज़ के रिजॉल्व होने का इंतजार करें तभी इस कंपनी में पोजीशन ले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। और ये वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करिए। इस वीडियो के बेसिस पे आप अपने बाय या सेल डिसीजन मत लीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए और आप अपना खुद का एनालिसिस करिए बिफोर मेकिंग एनी बाय और सेल डिसीजन। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको हमारे एजुकेशनल वीडियोस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।